Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concepts by PS. Today we are going to study physical and chemical changes. So हम physical and chemical changes के बारे में A to Z every and each concept के बारे में समझेंगे. तो जिसमें से हमारे पॉइंट्स आज डिस्कशन के क्या क्या होंगे. व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, उनके वेरियस एग्जाम्पल्स. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ और उनके वेरियस एग्जाम्पल. फिर फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, उन्हें समझने के बाद हम कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कैसे हम बता सकते हैं कि वेदर दैट रिएक्शन इज़ अ फिजिकल और केमिकल चेंज, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट या कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, इसको भी डिटेल में समझेंगे. चलिए आते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे क्रशिंग अ कैन. जैसे एक कैन है आपके पास, उस कैन को आपने क्रश कर दिया. क्रश करने से क्या हुआ, उस कैन का शेप चेंज हो गया, डिफॉर्म हो गया वो पूरे तरीके से, राइट. मेल्टिंग एन आइस क्यूब. जैसे यहाँ आइस है, आइस अगर मेल्ट हो जाती है तो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है. वाटर में चेंज होने के बाद भी उसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है. आइस का कंपोजिशन भी H2O है. आइस का कंपोजिशन भी क्या है? H2O. और वाटर का कंपोजिशन भी क्या है? H2O. बस केवल और केवल इसके स्टेट में अंतर है. ये सॉलिड फॉर्म में है, जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है. इसी तरीके से बॉइलिंग वाटर को अगर देखा जाए, यहाँ तीसरा एग्जांपल, वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? इसी वाटर को हम बॉयल करते हैं तो वो H2O ही फॉर्म में रहता है, बट वो किस फॉर्म में चेंज होता है? गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम वाटर वेपर भी बोलते हैं, इवापोरेशन मेथड के थ्रू, है ना. चलो, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर. सैंड विथ वाटर में क्या हुआ? एक तरीके से हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा, एक तरीके का मिक्सचर तैयार हो जाता है. एक कैसा मिक्सचर तैयार हो जाता है? सस्पेंशन मिक्सचर तैयार हो जाता है. सस्पेंशन में मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है जिसमें सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर तैयार हो जाता है. अगर हम इसी तरीके से और देखते हैं, ग्लास को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो सिंपल क्या हो जाता है? उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से डिफॉर्म हो जाता है. वो जो कि पूरा एक पीस में रहता है वो किस में प्रेजेंट होता है? टुकड़ों में प्रेजेंट होता है ना. जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. तब शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार हो जाता है, मतलब एक मीठा पानी मिलता है. उस मीठे पानी का अगर हम कंपोजिशन देखें तो वो शुगर और वाटर सेम वही कंपोजिशन में, शुगर भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसमें, बस वो डिज़ोल्व हो जाता है जिसकी वजह से वो इतना माइन्यूट होता है कि हमें दिखता नहीं है ना, क्योंकि वो एक होमोजीनस मिक्सचर के रूप में तैयार हो जाता है और वाटर H2O के फॉर्म में ही रहता है. मतलब उन दोनों की केमिकल कोई मिक्सिंग नहीं होती है ना. श्रेडिंग पेपर. श्रेडिंग पेपर यानी पेपर को फाड़ना या पेपर को टुकड़ों में काट देना, कटिंग करना पेपर की. तो उसमें भी पेपर में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके शेप साइज में चेंजेस आ जाते हैं. जो पेपर अब हमको एक पूरा फॉर्म में था पीस ऑफ पेपर, अब वो हमको कई पीसेस ऑफ पेपर में दिख रहे होंगे. इसी तरीके से चॉपिंग वुड. वुड को तोड़ना. वुड को जब हम तोड़ते हैं तो उसका केमिकल कोई चेंज नहीं होता, पर शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं. जो चीज़ें हमें एज अ होल दिख रही थी अब वो हमें पीसेस में दिखेंगी. ग्रीन और रेड कलर के मार्बल, ये भी एक तरीके का मिक्सचर तैयार करना हुआ जो हम फिजिकली किसी भी मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, है ना. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सबलाइम कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है. तो इस तरीके से उसका केवल फेज चेंज हुआ है, बट उसकी प्रॉपर्टी अभी भी सेम है. उसका जो केमिकल कंपोजिशन है अभी भी CO2 ही है. एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर उस सब्सटेंस को तैयार किया हुआ है. तो यहाँ पर देखिए हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, यहाँ हमने ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि इन चेंजेस को करने के बाद ये चेंजेस दोबारा से रिवर्सिबल हो सकते हैं. रिवर्सिबल यानी दोबारा से बैक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं. कुछ कुछ केसेस में नहीं भी आ सकते हैं. जैसे कि अब पेपर को अगर हम एक बार पीसेस में कट कर देते हैं तो हमको ओरिजिनल सेम वही पेपर नहीं मिल सकता. सेलो टेप से चिपकाने में मिलता है,
हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, बट ओरिजिनल वही पीस ऑफ पेपर विदाउट सेलो टेप हम नहीं अरेंज कर सकते, नहीं ला सकते। इसी तरीके से वुड भी अगर एक बार कट जाती है तो दोबारा से वही वुडन स्टिक हम तैयार नहीं कर सकते। तो भले कुछ चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, बट हाँ, इनको चेंज करने पर कोई एक तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। कुछ जगह ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू प्रोडक्ट बना नहीं, जैसे यहाँ शुगर वाटर को मिक्स करने के बाद हमको एक मीठा पानी मिला, बट वो न्यू प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी शुगर अपने ओरिजिनल C6H12O6 C6H12O6 शुगर इसी फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो वाटर है H2O फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में बस मिक्स हो गए हैं, बट दे आर नॉट मिक्सड केमिकली। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, इनमें चेंज तो हुआ है, पर क्या चीज़ें चेंज हुई है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं, जैसे कि शेप हो गया, टेम्परेचर हो गया, उनका फेस हो गया। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जब इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, वो एक तरीके की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर कोई भी मेटल लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो इट इज़ जस्ट अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें हो रही हैं वो फिजिकल चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। इस तरह के चेंजेस को हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, तो ही हम उन्हें फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है? जैसे कलर हो गया, साइज हो गया, शेप, स्टेट। स्टेट हमने मेंशन किया, स्टेट यानी व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर स्टेट? फेस, है ना, फेस ऑफ अ मैटर। टेम्परेचर हो गया, ओडर यानी स्मेल हो गई, अपीयरेंस यानी उसका जो हम फिजिकली अपनी आंखों से जो चीज़ देख सकते हैं या फिर आंखों हाथों से छूकर उसको फील कर सकते हैं, वो उसका अपीयरेंस होता है। टेक्सचर हो गया, जैसे सॉफ्ट है कि हार्ड है ना, कैसा है, कोर्स है, इस तरीके की चीज़ों को टेक्सचर बोलते हैं। और इस तरह की कई चीज़ें जो कि हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं और हम अपने हाथों से उनको छूकर फील कर सकते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज होता है तो हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। बट रिएक्शन वर्ड पर्टिकुलरली हमको फिजिकल के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, रिएक्शन केवल केमिकल वर्ड के लिए, क्योंकि रिएक्शन इटसेल्फ एक केमिकल चीज़ दिखाता है कि कुछ केमिस्ट्री जब हुई है, जब कुछ रिएक्शन, कहते हैं ना इन लोगों के बीच में कुछ केमिस्ट्री है, कुछ दो प्रोडक्ट के बीच में कुछ रिएक्शन होगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको केमिस्ट्री, तो वहाँ केमिकल चीज़ें आ जाती हैं। ओके, बट फिजिकल को हम फिजिकल रिएक्शन ना बोल के सिंपल फिजिकल चेंज बोलेंगे, क्योंकि वो चेंज केवल फिजिकल है। ओके, चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल जिससे हमें, और पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस चेंज ओनली द अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन से आप क्या समझते हो? कोई भी सब्सटेंस किसी ना किसी एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये हमने पढ़ा है, मैटर जो सब्सटेंस होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो कोई या तो एलिमेंट होता है, सिंपल एक एलिमेंट होता है, या फिर मॉलिक्यूल होता है। तो केमिकल कंपोजिशन यानी वो किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है या वो किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, वो उसकी कंपोजिशन को दर्शाते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि वाटर अगर अपना फेस चेंज कर रहा है, चाहे वो वेपर फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपना फेस चेंज कर रहा है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे गैसियस फॉर्म में हो, या मरकुरी हो, या कोई भी चीज़ अगर अपना फेस चेंज करते हैं लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, और आइदर गैसियस फेस में, तो उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, यानी उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, जिस मॉलिक्यूल से या वो जिस यूनिट से मिलकर बना हुआ है, वो यूनिट आपस में चेंज नहीं होती है, वो आपस में उसी तरीके से अटैच रहती है और उसी तरीके से बनी हुई रहती है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। आप समझे केमिकल कंपोजिशन क्यों बोला? केमिकल यानी उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो जिस भी एलिमेंट से, जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन किस चीज़ से मिलकर बना है? वो केवल H2 से मिलकर बना है। जब बहुत सारे H2, नंबर ऑफ H2
आपस में मिक्स होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम किसी भी तरीके से होगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज है, इसमें अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिला भी देते तो वो इम्प्योरिटी इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करती है। ये बॉन्ड अभी भी वैसा का वैसे ही रहता है। अभी भी हाइड्रोजन गैस H2 है, बस उसमें एक्स्ट्रा फिजिकली आसपास इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है। तो इस वजह से हम इस तरह के चेंज को हम कंपोजिशन को केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि फिजिकल चेंज में केवल अपीयरेंस चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। मैंने केमिकल कंपोजिशन शब्द में इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया क्योंकि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस में ही आप फिजिकल और केमिकल चेंज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेदर दैट चेंज इज़ अ केमिकल और फिजिकल। तो उस केस में हम उसके कंपोजिशन को स्टडी करते हैं कि कंपोजिशन में क्या कोई बदलाव आया है क्या। कंपोजिशन में अगर बदलाव नहीं आया है तो वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिजिकल चेंज की। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। किसी भी तरीके का नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, मतलब क्योंकि सब्सटेंस का कंपोजिशन ही नहीं बदला तो नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, बट कभी कभी वो रिवर्सिबल नहीं भी होते। जैसे एक लकड़ी को अगर आप काट देते हो पीसेस में तो दोबारा से उसे बिना किसी सेलो टेप की मदद से जोड़ के आप एक लकड़ी नहीं बना सकते, फिर वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती है ना। एक बार अगर आपने एक लकड़ी एक पेड़ से कट करके बाहर निकाल लियो तो दोबारा उसी पेड़ में उस लकड़ी को आप जोड़ के उसको ग्रो करने के लिए सस्टेन नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके के चेंजेस को हम नॉन रिवर्सिबल भी कहते हैं, पर ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको दोबारा से अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। नो चेंज इन द मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास में कोई बदलाव नहीं आता है, मास में कोई बदलाव नहीं आता है। ये कैसे समझते हैं हम, जैसे अगर हम 4 ग्राम ऑफ कुछ भी, मास में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे अगर आपने कोई भी एक कैंडल जलाई है, उसका मास कुछ भी हो, बट जलने के बाद जो मिलता है अपन लोगों को बर्न होने के बाद वैक्स के, तो वो हमको सेम टू सेम वही फॉर्म होता है। तो किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। या तो आप मान लो कि आपने एक 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, फिर उसके बाद हीट किया तो वाटर इवापोरेट होके बाहर चला गया, फिर वो जो बची हुई सॉल्ट है अगर आप उसको वेट करोगे तो वो 5 ग्राम ही मिलेगी। इससे ये हुआ कि पर्टिकुलर एक सब्सटेंस जो वेट हमने लिया था वो रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन नहीं, चेंज होने के बाद, फिजिकल चेंज होने के बाद भी वो उसी उतने ही मास में प्रेजेंट होगी। अगर उसका मास चेंज होता है डैट मीन्स उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। बट अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ तो सॉल्ट वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि वाटर अपने केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं किया। जब वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है नमकीन पानी, तो अगर हम उसको दोबारा सेपरेट आउट करते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस से, तो वाटर जितना लिया था और सॉल्ट जितनी ली थी उसका अपना अलग अलग मास सेम रहेगा। ठीक है, फिर देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस ऑफ एनर्जी। केवल फेस चेंज होता है बट ओवरऑल एनर्जी और ना ही गेन होती है ना ही कोई लॉस होता है। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये टेम्परेरी चेंज माना जाता है। टेम्परेरी चेंज क्यों? क्योंकि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए हम इसको टेम्परेरी चेंज बोलते हैं। ये परमानेंट चेंज नहीं होता है। ओके, अंडरस्टूड। ये थी हमारी फिजिकल चेंजेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम फिजिकल चेंजेस को अगर अच्छे से समझ गए हैं तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे क्रम्पलिंग का शीट ऑफ एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल की जो शीट होती है, आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल हम अपने फूड को फ्रेश और गर्म रखने के लिए, हॉट एंड फ्रेश रखने के लिए एल्युमिनियम फॉयल से रैप करते हैं। देखा होगा ना, अपन जो रोटी प्रिपेयर करते हैं उसको टिफ़िन में रखने के पहले हम एल्युमिनियम फॉयल में रैप करते हैं। तो वो जो एल्युमिनियम फॉयल में अगर उसकी क्रम्पलिंग कर दो तो वो जस्ट फिजिकल चेंज है, उसका केवल शेप चेंज हुआ है, उससे एल्युमिनियम फॉयल का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। अगर आप दोबारा से उसे प्रेस कर दें, किसी हार्ड प्रेशर देके प्रेस करते हैं तो दोबारा, या किसी मशीन के अंदर रोल करके प्रेस करते हैं तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। मेल्टिंग एन आइस क्यूब, इट अगेन अ फिजिकल चेंज। कास्टिंग सिल्वर इन अ मोल्ड, जैसे अंगूठियाँ प्रिपेयर करना, सिल्वर की जितनी ज्वेलरी बनती है तो एक प्लेन सिल्वर शीट को ही हम जो मोल्ड कर करके हम उसकी डिफरेंट शेप देके, तो उसमें केवल शेप चेंज होता है। ब्रेकिंग अ बॉटल, बॉटल ब्रेक हो गई बट उसमें कोई भी चीज़ जब ब्रेक होती है तो वो केवल नंबर ऑफ पीसेज उसके बढ़ जाते हैं,
एज अ होल अब नंबर ऑफ पीसेस में बदल जाता है, बट उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। बॉइलिंग वाटर, वाटर जब बॉयल करता है तो इवापोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगेन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। वाटर को इवापोरेट करो चाहे अल्कोहल को इवापोरेट करो, पेपर को श्रेड करना यानी टुकड़ों में काटना, वो भी एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ डिजॉल्व फॉर्म में रहती है उसको दोबारा से ऑब्टेन करना। कैसे, जो वाटर उसको इवापोरेट कर देना और बाकी जो बचा हुआ सॉलिड है उसको क्रिस्टल रूप में ऑब्टेन करना, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि एक फिजिकल चेंज होता है। और मैग्नेटाइजेशन मतलब किसी एक आयरन नेल को अगर हम मैग्नेट में बदलते हैं तो वो मैग्नेटाइजेशन होता है। डीमैग्नेटाइजेशन, दोबारा से किसी एक मैग्नेट को अगर हम किसी प्रोसेस है, जैसे अगर हम बार बार मैग्नेट को गिराते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज होने लगता है, तो इस तरह तो हम इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो ये अगेन एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल है, हम मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं और एक डीमैग्नेट मतलब जो नॉर्मल आयरन नेल है उसको हम मैग्नेट बना सकते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल्स को डिटेल में समझते हैं, जैसे कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ये सारी फिजिकल वो होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता है। फेस चेंजेस हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि जो फेस चेंजेस होता है, जैसे कि जिसमें मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ये सारी जो प्रोसेस होती है जो हमने पढ़ी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, ये सारी फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि इसमें सब्सटेंस के नेचर या सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। ब्लेंडिंग का स्मूथी, स्मूथी मतलब जैसे आप जब कोई शेक बनाते हो तो आप ब्लेंडिंग करते हो ना, मिक्सर में उसे ब्लेंड करते हो, तो उसमें होता क्या है, उसमें भी फिजिकल चेंजेस होते हैं। एक्चुअली सारे जो फ्रूट्स आपने जो जो मिक्स किए वो कट हो जाते हैं पीसेज में, तो आपने उनको पीसेज में कट किया, बहुत माइन्यूट पीसेज में कट हो जाते हैं कि वो आपको एक स्मूथी की तरह दिखती है ना, बिल्कुल एक लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको प्रिपेयर होके मिलता है। और फिर सारे फ्रूट्स मिक्स हो जाते हैं तो अगेन ये मिक्सचर प्रिपेयर होता है, तो इस तरीके से शेप में चेंजेस आ जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है, तो ये अगेन एक फिजिकल चेंज है, बट इसमें केमिकल कोई चेंज नहीं आता है। उसमें हर एक फ्रूट का वो जो स्मूथी है, जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं उसका टेस्ट उसमें अपीयर होता है ओरिजिनल फॉर्म में। सॉल्ट और पेपर, जैसे आपने जीरावन सुना होगा, जैनों में ज़्यादातर होता है, आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम सॉल्ट और पेपर, काली मिर्च वगैरह मिक्स करके कुछ मिक्सचर बनाते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी केमिकल चेंज नहीं होता है इसमें, हर एक कंपोनेंट का उसका जो केमिकल मेकअप है वो चेंज नहीं होता है, तो ये फिजिकल चेंजेस में आते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फिजिकल चेंजेस। अब देखते हैं कुछ और चेंजेस जो हमारी बॉडी में भी होते हैं और बाहर होते हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में, जैसे आयरन रस्टिंग। आयरन रस्टिंग में क्या होता है, आयरन जो होता है उसको अगर आप बाहर एयर या पानी में रखते हो तो जो पानी का जो ऑक्सीजन है उससे मिक्सअप हो जाते हैं, है ना, जो आयरन है, क्योंकि रिएक्टिव होता है, आयरन एक मेटल है, वो रिएक्शन करेगा, वो क्या करता है, केमिकली ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है। जो आयरन है, आयरन जो मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन मेटल क्या क्या चीज़ों से, जब आयरन मेटल होता है तो वो प्योर आयरन फॉर्म में रहता है, उसमें केवल Fe प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब इसको हमने क्या वो बाहर एयर में रख दिया तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है तो ये ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग होने के कारण ये जो Fe और O2 है वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो FeO2 है, यही इस FeO2 को ही हम क्या कहते हैं, Fe2O3, इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। रस्ट यानी हिंदी में जिसको हम कहते हैं जंग लगना। तो ये जो जंग लगने वाली जो प्रोसेस होती है, चीज़ें जनरली आपने देखो कुछ चीज़ें जब हवा में रखी जाती है तो उनका चेंज हो जाता है, कलर में चेंज आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी वो मटेरियल पूरे तरीके से कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। कोरोशन, रस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, या राइपनिंग, कोई भी चीज़ जब पक जाती है, ज़्यादा पक जाती है तो वो भी केमिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज इसलिए बोलते हैं, एक तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो कंपोजिशंस थे, आपस उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो आपस में केमिकली मिक्स होके उन्होंने अपना कंपोजिशन चेंज कर लिया है ना। राइपन में जैसे आपने कुछ पढ़ा होगा, देखा भी होगा, जो टमाटर अनराइप रहते हैं उनमें पर्टिकुलर एक तरीके का जो हार्मोन या केमिकल होता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, बट जैसी जैसी वो ज़्यादा लाल होते हैं तो उनमें वो जो चीज़ होती है, एसिड जो प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा होता है ना। कम पका हुआ जो टमाटर होता है वो ज़्यादा सोर लगता है, अपन को खट्टा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है।
टार्टरिक एसिड पाया जाता है ना उसमें। और आप अगर पके हुए टमाटर को देखो तो वो कम खट्टा महसूस होता है आपको, इसलिए क्योंकि वो एसिड की मात्रा कम हो जाती है। तो मतलब कंपोजिशन क्या हो गया, कम हो गई। मास क्या हो गया, पर्टिकुलर उस एक कंपोनेंट का, इंग्रेडिएंट का मास कम हो गया। इसी तरीके से आपने बर्निंग वुड देखो, बर्निंग वुड में जब आप वुड को काट रहे थे तो वुड केवल पीसेस में थे, बट उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो। बट जब आप उसको बर्न करते हो तो बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की। अगेन बर्निंग ऑफ वुड किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ जब बर्न होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है या कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कंप्लीट बर्निंग हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो बर्निंग ऑफ वुड अगेन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वुड जब बर्न करता है तो अपन को क्या मिलता है, लास्ट में ऐश मिलता है। ऐश यानी राख, राख मिलती है। तो राख क्या होती है, पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। उससे क्या आप दोबारा से लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी फूड में आप जो भी खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जब हमारी बॉडी कुछ नई चीज़ें बनाती है, नई नई चीज़ें सिंथेसाइज करती है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है। तो ये सारी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म अगेन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एंटायरली जो भी आप खाते हो वो पहले टूट के सिंपल इंग्रेडिएंट्स में डिकम्पोज हो जाती हैं, और फिर उसके बाद दोबारा उससे मिला जुला के एक नए तरीके से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कुकिंग एंड एग, एग को जब आप कुक करते हो तो एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, दूसरी तरीके से उसके जो प्रोटीन होते हैं, जब वो प्रोटीन में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है, मतलब प्रोटीन, जैसे अगर आपके पास एक प्रोटीन है तो अगर वो हो सकता है सिंपल कॉइलिंग है तो इसको प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं, अगर और ज़्यादा कॉइलिंग है तो इसको सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं। अगर कॉइलिंग और ज़्यादा है और आपस में बहुत ज़्यादा केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस तरह को हम हो सकता है टर्शियरी प्रोटीन कह सकते हैं। जब दो प्रोटीन आपस में मिक्स करते हैं तो उसको हम क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन में भी अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो एग क्या होता है, प्रोटीन का तो बना हुआ रहता है, बट वो जो प्रोटीन है जब हम कुक करते हैं तो वही सेम प्रोटीन क्या करते हैं, अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने इस बॉन्ड को, इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ के रिलीज करके अपने सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो सिंपल प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी आसानी से पचा सकती है, मतलब उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। जो चीज़ जहाँ थी वो अब उस तरीके से नहीं बची, कुछ चीज़ें उसमें इवापोरेट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पूरी तरीके से टूट के अलग फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्योंकि आप ध्यान रखो कि किसी भी चीज़ को जब हम बाइंड करके रखते हैं, केमिकल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तो वो एक अलग प्रोडक्ट कहलाता है, बट जब उससे केमिकल बॉन्ड रिलीज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो जो सिंगल सिंगल कंपोनेंट है वो अलग चीज़ कहलाएंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप अलग अलग रखो तो ये कार्बन एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन अलग, बट दोनों के बीच में अगर एक केमिकल बॉन्ड लग दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरीके से प्रोटीन में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो जब हम एग को कुकिंग करते हैं या किसी भी तरीके के खाने को कुक करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर, कलर, और साथ ही साथ ये तो फिजिकल चेंज हुआ, बट उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट थे वो हो सकता है, जैसे आपने सुक्रोज था, जब आपने उसको बर्न किया, जैसे उसमें पाया जाता है, चावल वगैरह में क्या होता है, आलू वगैरह में पाया जाता है ना। तो जब आप उसको स्टार्च पाया जाता है, जब आप उसको बर्न करते हो तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन अलग हो गया। बेकिंग का केक, केक को जब हम बेक करते हैं तो बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, नए नए बॉन्ड बन के वो अलग तरीके का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पर्टिकुलर हो सकता है एक तरह के कंपाउंड को अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड कर रहे हो। रॉटिंग ऑफ बनाना, बनाना सड़ जाना, उसमें भी उसके जो फैट, प्रोटीन, जो जो विटामिन पाए जाते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। विनेगर और बेकिंग सोडा के मिक्सचर, विनेगर एक तरीके का क्या है, एसिड है। विनेगर क्या है, एक तरीके का एसिड है। तो जब विनेगर को वो करते हो आप, एसिड को आपने मिक्स किया
प्लस बेकिंग सोडा क्या एक तरीके का बेस है। तो एसिड और बेस को जब आप मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो अगेन इट इज़ अ केमिकल चेंज। फायर वर्क में क्या हुआ, चीज़ें जल जाती हैं। जलती कब हैं, जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक नए तरीके का प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारी लाइटनिंग भी प्रोड्यूस होती है। केमिकल बैटरी में भी सेम यही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, है ना। तो इस तरीके से इन सब चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। यहाँ हो क्या रहा है, उसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो गया है, नए तरीके का केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ एक ना एक बॉन्ड या तो टूट रहा है या नया बन रहा है। उसका शेप और साइज तो चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ उसकी केमिकल कंपोजिशन भी बदल रही है ना। उसका आकार फिजिकली भी वो देखने में डिफरेंट हो रहा है और केमिकली उसका जो फॉर्मूला है वो भी अब चेंज हो रहा है। इसलिए हम इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंज बोलते हैं। तो अब हम केमिकल चेंज को अच्छे से समझ सकते हैं। देखते हैं, केमिकल चेंज अकर व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जब नया सब्सटेंस बनता है। दीज प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, है ना। इस प्रोसेस को हम केमिकल, देखिए फिजिकल के केस में हमने पढ़ा था कि उनको हम फिजिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ केमिकल बदलाव नहीं होता है। बट केमिकल चेंज के केस में हम उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जनरली रिवर्सिबल नहीं होते हैं, कब तक, एक्सेप्ट फर्दर केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हमको उसको रिवर्स करना है, केमिकल फिजिकल में हमने पढ़ा था वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस को अप्लाई करके। बट यहाँ केमिकल के केस में क्या होता है, हमको जब तक हम कोई केमिकल प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे तो हम उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब केमिकल चेंज जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंज कहलाते हैं। और केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट को, जो केमिकल वो होता है, प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे तरीके से सब्सटेंस चेंज हो जाता है। तो अंडरस्टूड। तो ये था हमारा केमिकल चेंज। इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट गेट चेंज, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। एंटायरली अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, एक न्यू सब्सटेंस हमको मिलकर बनता है जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ये जनरली नॉन रिवर्सिबल होता है विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस। अगर केमिकल प्रोसेस अप्लाई करें तो मे बी रिवर्सिबल, बट जनरली ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज, इसमें मास पूरी तरीके से चेंज हो जाता है क्योंकि केमिकल प्रोसेस में नए बॉन्ड बनते हैं। नए बॉन्ड बनाते समय हो सकता है वो कुछ, जैसे अपन ने आयरन का पढ़ा था कि आयरन को अगर अपन लोग सिंपल Fe आपस में ऐड है और ये Fe आपस में बॉन्ड तोड़ के एक नया बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन के साथ, तो ये अब ऑक्सीजन मिला तो कहीं ना कहीं इसका वेट तो चेंज होगा ना, मास तो चेंज हो जाएगा। ओके, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज जनरली इन्वॉल्व, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। बॉन्ड अगर टूट रहा है या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी तो चेंज होगी। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। केमिकल्स, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, केमिकल में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनता है, या तो केमिकल सिंथेसिस होता है या केमिकल डिकम्पोजिशन, या कुछ बनता है या कुछ डिकम्पोज होता है। कभी कभी हीट बाहर निकलती है जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, या कभी कभी हीट एब्जॉर्ब भी होती है तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एमिशन ऑफ लाइट एमिट होती है, कभी कभी साउंड प्रोड्यूस होता है, कभी कभी ओडर चेंज हो जाता है ना, या नई तरह की स्मेल प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं तो अब हमको खाना बनने के बाद उसकी जो स्मेल होती है वो आती है ना। फिर एमिशन ऑफ अ गैस, और कई नई तरह की गैस का भी प्रोडक्शन होता है। मतलब अ डिफरेंट न्यू गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग मतलब मिल्क का खट्टा हो जाना, फिर या दही बनाना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तब मिल्क खट्टा हो जाता है, उसमें नींबू डाल दो, थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब रख दो तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, कर्ड को आप दोबारा मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट तब पक जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड,
बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स जब जल जाते हैं तो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। बर्निंग, बर्निंग जब भी होती है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, अगेन एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी डिफरेंट होती हैं। हीटिंग शुगर टू फॉर्म कैरेमल, शुगर को जब आप केवल हीट करते हो, केवल शुगर को, तो ब्राउन कलर की एक कैरेमल फॉर्म कर लेता है, वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। और जब शुगर वाटर को पानी में मिलाकर अगर उसको हीट करते हो तो पानी केवल इवापोरेट करता है और तुरंत ही अपन लोग फिर बर्नर स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वहाँ तक वो फिजिकल चेंज होता है। बट अगर आप ड्राई शुगर को हीट करेंगे तो कैरेमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। कुकिंग, कुकिंग अगेन इज अ केमिकल चेंज क्योंकि उसमें बहुत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे अनएक्सपेक्टेड कलर चेंज और रिलीज ऑफ ओडर ऑफन इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ द एलिमेंट, जैसे क्रोमियम है, अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करवाया, तो उसमें कहीं ना कहीं कलर चेंज होता है, क्योंकि सिंगल जो क्रोमियम कंपाउंड होता है, जैसे ही उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हुई तो उसके कलर ग्रीन और ऐसे कलर में चेंजेस आ जाते हैं। उसी से हम पता लगाते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो केमिकल चेंज हम कलर चेंज से भी डिटरमाइन, भले कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बट उसके चेंज से हम कभी कभी केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स अगर जहाँ होती हैं ज़्यादातर वो फिजिकल चेंज होते, केमिकल चेंज होते हैं, एक्सेप्ट बॉइलिंग में, क्योंकि बॉइलिंग ऑफ वाटर के केस में वो फिजिकल चेंज कहलाता है, वहाँ पे भी बबल्स बनते हैं जब वाटर बॉयल करता है। अ केमिकल चेंज माइट ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब वही सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो कुछ चीज़ें जो मिलती है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाती है। कुछ दो चीज़ें मिक्स करो और कुछ चीज़ें जो डिज़ोल्व आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो उस तरह के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रॉटिंग, रॉटिंग यानी सड़ना, ये भी एक केमिकल वो है। अंडरस्टूड। तो अभी तक हमने फिजिकल और केमिकल चेंज को एक एक करके डिटेल में समझा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपन आगे देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज को डिफरेंस, जो कि कई तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम टेबुलर फॉर्म में कैसे टेबुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल चेंज में नहीं चेंज होता, केमिकल में हो जाता है। फिजिकल चेंज यूजली रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल में केवल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, केमिकल में फिजिकल भी चेंज होती हैं और केमिकल भी चेंज होती है। फिजिकल में कोई न्यू तरीके का केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, केमिकल चेंज में न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि अब ये सारे हैं तो न्यू प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, और केमिकल में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इसके अलावा फिजिकल चेंज में आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी के मास में कोई चेंज नहीं आता है पर्टिकुलर सब्सटेंस के। केमिकल चेंज में मास का भी चेंज आ जाता है और एनर्जी इंटरकन्वर्जन भी होता है। ओके, अब अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हाउ टू टेल वेदर इट्स अ फिजिकल और केमिकल चेंज, ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए अराइज होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे चेंजेस होते हैं या ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारी डे टू डे नेचर में जो कि फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो बर्निंग ऑफ कैंडल आप लोग क्या बोलते हो, एक फिजिकल चेंज है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल पर आप देखो, जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें होता क्या है, एक तो वो उसमें वैक्स होता है बाहर, और वैक्स के साथ साथ अंदर एक कॉटन की क्या होती है, उसमें एक निब विक होती है, उसको विक कहते हैं, कॉटन की वो धागा टाइप की होती है ना जिसको जलाते हैं अपन लोग। तो जब बर्न करता है, आप ध्यान रखना बेटा, कभी भी बर्निंग वर्ड आता है तो बर्निंग केमिकल चेंज को ही दर्शाता है, क्योंकि बर्निंग में ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है, तो ऑक्सीजन से बाइंडिंग होती है तभी जाके वो चीज़ें बर्न होती हैं। उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं, है ना, या फिर कंबशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में जब जो वैक्स होती है बर्न होने के कारण, हीट होने के कारण, जब कैंडल मेल्ट होती है तो वो जो मेल्टिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है, पर जो बर्निंग हो रहा है किसका, वो जो वैक्स जो था, कॉटन थ्रेड है, वो सारी चीज़ें जो बर्न हो रही है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं है, बल्कि फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं उसमें, है ना। फिर उसके बाद इसी तरह की दूसरी कंडीशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल अपन लोग देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड।
जिंक ऑक्साइड जब बर्न होता है, डिकम्पोज होता है, तो जनरली जिंक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बट जब वो सॉलिड रेसिड्यू के फॉर्म में बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड को Zn, समझने के लिए देखते हैं, ZnOH होल ट्वाइस जो होता है, इसको जब आप बर्निंग करते हो, क्या कर रहे हो, बर्निंग करते हो, तो बर्निंग करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ZnO प्लस H2O। तो ये तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इस तरह के चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल। बट होता क्या है, ये जो जिंक ऑक्साइड है, पहले जो सॉलिड, ये जो रेसिड्यू के फॉर्म में मिल रहा है आपको, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो जिंक वो मिल रहा है, तो इस केस में होता क्या है, जब ये हॉट रहता है, बहुत गर्म रहता है, तो ये येलो कलर में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, येलो कलर में रहता है। और जब ये कूल डाउन हो जाता है, जैसे ही इसकी कूलिंग होती है, तो यही जो चीज़ है जिंक ऑक्साइड, ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। तो ये जो येलो टू वाइट कलर चेंज हो रहा है जिंक ऑक्साइड का हीटिंग और कूलिंग के केस में, तो ये क्या हो रहा है, हमारा फिजिकल चेंज हो रहा है। तो इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो अगेन जिंक ऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसमें वैसे हम इसको केमिकल चेंज बोलते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, बट इसमें फिजिकल चेंज भी शो होता है। इसी तरीके से आप कुछ और भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों देखे जाते हैं। तो उस केस में और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हो, तो शुगर को पानी डिज़ोल्व करने पे क्या होता है, मीठा पानी बन जाता है। और जब नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हो तो वो खारा पानी हो जाता है। तो नमक को पानी डिज़ोल्व करने पर वो केमिकल चेंज कहलाता है। सिंपल अगर कोई बोलेगा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, ये दोनों एक ही बात है, दोनों फिजिकल चेंज होने चाहिए देखने में, क्योंकि दोनों ही रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप एवापोरेशन मेथड या क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू शुगर भी ऑब्टेन कर सकते हो और क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू आप सॉल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हो, बट नहीं, ये फिजिकल और केमिकल चेंज डिफरेंट है। क्योंकि जब आप किसी सिंपल शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हो, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हो, तो डिज़ोल्व करने के बाद जो मीठा पानी बनता है, तो उसमें जो उसका कंपोजिशन रहता है, C6H12O6 समझ लीजिए ग्लूकोज है, शुगर यहाँ पे अपन ने ग्लूकोज ले ली समझ लीजिए, तो ग्लूकोज है और वाटर है, ये आपस में मिक्स तो हो जाते हैं पर इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट अगर बाई चांस आप सॉल्ट को लेते हो, सॉल्ट आपने एग्जाम्पल लिया NaCl को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हो तो अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस, मतलब ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, पर NaCl की केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है। तो इस तरह के चेंज को क्या आप फिजिकल चेंज बोल सकते हो, नहीं, ये केमिकल है, भले ये रिवर्सिबल है बट ये केमिकल चेंज है। अच्छा, सोडियम और क्लोराइड जो आपके पास आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इन आयंस को आप विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस दोबारा से NaCl में चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो इस तरह कंडीशन बहुत बार ऐसी आती है कुछ चेंजेस को देख के कि हम ये बोल नहीं पाते कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो उन चेंजेस के बीच में डिफरेंस करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, केमिकल कंपोजिशन। क्या ध्यान रखना है उसका, कंपोजिशन। द बेस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल और केमिकल क्या होता है, उसका कंपोजिशन। और किसी भी चीज़ को द बेस्ट वे टू कम्प्लीटली सर्टन, मतलब ये चीज़ निश्चित करना कि वेदर वो चेंज फिजिकल है कि केमिकल है, उसके लिए हम कुछ केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी लैब में। एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हम बहुत सारे केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास वेट कर सकते हैं, मास अगर सेम होता है। ओवरऑल हम रिएक्शन में ये चीज़ पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होता है ना। बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है कि रिएक्टेंट और मास का प्रोडक्ट सेम होता है। बट अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात करें, जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन में बाइंड करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है उसका वेट या उसका मास इंक्रीज हो जाएगा।
तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसका मास वो करके या फिर उसकी कंपोजिशन डिटरमाइन करके बिफोर और आफ्टर अ रिएक्शन, इस तरीके से हम किसी भी चेंज को बता सकते हैं कि वो चेंज फिजिकल है या केमिकल है। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, व्हेन अ शुगर डिजॉल्व इन वाटर फिजिकल चेंज अकर, हाउएवर व्हेन यू डिजॉल्व द सॉल्ट इन वाटर द सॉल्ट डिसोसिएट इनटू आयंस Na+ and Cl-, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो केमिकल कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए हमने उसको फिजिकल और केमिकल चेंज में बांट दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज अच्छे तरीके से समझ में आया हो। आप क्लास 9th की NCERT बुक्स में देखोगे तो चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है फिजिकल और केमिकल चेंज। क्लास 10th में अगर आपका जो पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस वाला, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस के पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो इस तरीके से 9th और 10th क्लास दोनों के लिए यूज़फुल है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स पुट कर देता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा चेंज है। तो चेंज की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको क्लियर करेगा ये जो लेक्चर था मेरा। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, मैं और नए वीडियोज़ प्रिपेयर करूँगी। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। सो लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जो भी NCERT, जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या स्कूल में हो 9th 10th, जो NCERT को रेफ़र करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी आगे के लेक्चर्स और वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।